डियर स्टूडेंट्स, मैं वीनस पीजीटी सोशोलॉजी। आज हम क्लास प्लस वन के लिए चैप्टर 1 समाज शास्त्र और समाज पर डिस्कशन करेंगे। समाज शास्त्र का समाज शास्त्र में क्या महत्व है, यानी कि समाज कहते किसको हैं। देखो, समाज में पाए जाने वाले समाज एक ऐसी जगह है जहाँ पे संबंधों का जाल पाया जाता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। समाज जो होता है वो अमूर्त होता है। मतलब अमूर्त कैसे होता है? क्योंकि ये संबंध अमूर्त होते हैं, संबंध दिखाई नहीं देते। ठीक है, मतलब संबंध भी दो तरह के हो सकते हैं, प्यार वाले, नफरत वाले। जिस प्रकार से हम अपने विचारों को नहीं देख सकते, उसी तरह से हम अपने सामाजिक संबंधों को नहीं देख सकते। यानी कि समाज कहते किसको है? मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज जो है, समाज में पाई जाने वाली रीतियों पर निर्भर करता है। देखो, समाज में भिन्न भिन्न तरह की रीतियाँ पाई जाती है। इन रीतियों को निभाते हुए हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, और इस तरह से जो ये रिलेशन होते हैं ये अमूर्त होते हैं, ये दिखाई नहीं देते। इन रीतियों के द्वारा ही समाज बनता है, इन परंपराओं को निभाते हुए ही समाज बनता है। जिस प्रकार से हम विचारों को नहीं देख सकते, उसी प्रकार से हम सामाजिक संबंधों को नहीं देख सकते। यानी कि समाज के लोगों के बीच में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों को ही समाज का नाम दिया गया है, जो कि एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ये संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए समाज को भी अमूर्त का नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विशेषताएं। विशेषताएं होती क्या हैं? समाज की विशेषताएं। पहली विशेषता है समाज अमूर्त है, क्योंकि सामाजिक संबंधों का जाल है, इसलिए समाज में कुछ भी मतलब समाज दिखाई नहीं देता। अमूर्त संबंध होते हैं तो समाज भी अमूर्त माना जाता है। नेक्स्ट है समाज भिन्नता और समानता पर आधारित है। भिन्नता यानी कि कुछ अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं, अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज, कार्य प्रणाली, लोगों के बीच के संबंध, वो भिन्नता होती है जो समाज के अंदर पाई जाती है। समानता, बहुत सी बातों में लोगों के बीच में समानताएं पाई जाती है, सामाजिक संबंधों में समानता पाई जाती है। इसलिए समाज जो है वो भिन्नता और समानता का मिक्सचर है, यानी कि भिन्नता और समानता पर आधारित है। समाज संबंधों पर आधारित होते हैं। जितने भी संबंध पाए जाते हैं परिवार के साथ, परिवार के अन्य संस्थाओं के साथ, परिवार, स्कूल, कॉलेज, इस तरह से अलग अलग संस्थाएं जो एक समाज के अंदर पाई जाती हैं, उनमें अलग अलग संबंध भी पाए जाते हैं। पड़ोस से किस तरह के संबंध है, मित्र मंडली से किस तरह के संबंध है, स्कूल में किस तरह का व्यवहार होता है और कॉलेज में किस तरह का व्यवहार होता है, ये सब कुछ समाज में पाया जाता है। यानी कि समाज जो है वो संबंध पर आधारित होते हैं। ये प्यार, घृणा, संघर्ष पर भी आधारित होता है। कुछ रिश्तों में प्यार पाया जाता है, कुछ में घृणा पाई जाती है। संघर्ष भी समाज का एक प्रमुख हिस्सा है। रिश्तों में टकराव, परिवार में टकराव, ये समाज का प्रमुख हिस्सा है और ये संघर्ष इसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है समाज आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर कैसे हुआ? कि समाज अपनी ज़रूरतों की पूर्ति स्वयं दूसरे लोगों से कर लेता है। देखो, सामाजिक संबंध है वो जो दिखाई नहीं देते, लेकिन जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, प्रमुख मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब की आवश्यकता जो है समाज अपने आप ही दूसरे लोगों से पूरी कर लेता है। समाज आत्मनिर्भर होता है। अकेला व्यक्ति कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। जैसे एक अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, ये कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। ये सब एक समाज का हिस्सा होते हैं और समाज के द्वारा ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं। समाज अमूर्त होते हैं और समाज परिवर्तनशील भी होते हैं। देखो, ऐसा कहा जाता है कि मिस्र रोमा सब मिट गई, कुछ ऐसी बात है, ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी। मीन्स मतलब बड़े बड़े समाज, जो बड़े बड़े देश थे, बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी, वो भी समाप्त हो गई क्योंकि उन्होंने परिवर्तन को नहीं अपनाया। परिवर्तन समाज का शाश्वत नियम है। हर व्यक्ति को परिवर्तन अपनाना पड़ता है। जो समय के साथ नहीं चलता वो एक टाइम आने पर समाप्त हो जाता है। यानी कि समाज परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में लोग अनपढ़ होते थे, आजकल शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मतलब इस तरह से समाज जो है वो परिवर्तनशील होता जा रहा है। व्यक्ति की इम्पोर्टेंस दर्शाने के लिए अगर हम व्यक्ति और समाज की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि व्यक्ति और मनुष्य, पशु,
व्यक्ति और पशु के समाज में क्या डिफरेंस है, यानी कि व्यक्ति की इंपॉर्टेंस दर्शाने के लिए ही पशु समाज से इसका यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कि मतलब व्यक्ति का समाज किस तरह से अलग है और पशुओं का समाज किस तरह से अलग है। ठीक है, व्यक्ति की अपनी एक संस्कृति होती है, व्यक्ति के पास अपनी एक संस्कृति होती है, वो अपने रीति रिवाजों कार्य प्रणालियों को उसी प्रकार से निभाता है। पशुओं की अपनी कोई भी संस्कृति नहीं होती। ठीक है, उनके पास कोई भी संस्कृति नहीं होती, उन्हें जैसे रखा जाता है उन्हें वैसे रहना पड़ता है और वो वैसे ही अपनी परिस्थितियों को अपना लेते हैं। व्यक्ति के पास बोलचाल की भाषा होती है, एक व्यक्ति अपनी मन की बात को अपनी भाषा के द्वारा दूसरों के सामने व्यक्त कर सकता है। मनुष्यों के समाज में बोलने और सोचने समझने की क्षमता होती है, लेकिन पशुओं के समाज में इस तरह की कोई भी क्षमता नहीं होती। वो अपनी आवाज़ या इशारों से ही अपनी बात को दूसरों को समझा सकते हैं, जैसे गाय सिर हिलाकर या कुत्ता भौं भौं करके, इस तरह से वो अपनी भाषा को दूसरों के तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इंसान के पास अपनी संवेदनाओं को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक भाषा होती है। व्यक्ति समाज के पास एक संस्कृति भी होती है, उसी संस्कृति को वो फॉलो करता है, उसी संस्कृति के अनुसार समाज के नियमों का पालन करता है ताकि समाज में उसका एक उच्च स्थान बना रहे। उसकी एक अपनी संस्कृति, अपना एक इतिहास होता है और अपनी एक भाषा होती है जिसके द्वारा वो अपनी बात को आसानी से दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकता है। इसके अलावा व्यक्ति के पास भविष्य की योजना बनाने के लिए दिमाग होता है, मतलब वो भविष्य की योजना तैयार करता है कि उसको किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से बचा के रखना है, किस तरह से समाज में अपना स्थान बनाना है, कैसे आगे बढ़ना है। व्यक्ति जो है वो भविष्य की चिंता करता है, लेकिन जो पशु है वो प्रेजेंट में जीते हैं। उनके पास ना कोई पिछला सोचने के बारे में होता, ना उनके पास संस्कृति होती है, ना भाषा जो भाषा है वो होती है जिससे के थ्रू वो अपने इमोशंस को, अपने मन की बातों को दूसरों से शेयर कर सके। यानी कि व्यक्ति जो है वो एक तरह से पूरी तरह से आज़ाद है, वो अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने आसानी से शेयर कर सकता है। अलग अलग समाज की अलग अलग संस्कृति पाई जाती है, उसी संस्कृति को फॉलो करते हुए आगे वाली पीढ़ियां भी समाज में अपनी जगह बनाती हैं और वो समाज में अपने अनुसार जीवन यापन करती है। लेकिन पशु समाज में इस तरह की कोई भी संस्कृति और भाषा नहीं पाई जाती। अभी तक हमने समाज के बारे में पढ़ा था, अब है समाजशास्त्र, यानी कि समाजशास्त्र कहते किसको है। समाज में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन को व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को समाजशास्त्र का नाम दिया गया है। यानी कि समाज में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित करने वाले विषय को समाजशास्त्र कहा जा सकता है। यानी कि मैकाइवर एवं पेज ने भी समाजशास्त्र के बारे में क्या बताया कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों के विषय में है, सामाजिक संबंधों के विषय में हमें ये बताता है, ज्ञान करवाता है। यानी कि संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। यहाँ पे देखो समाजशास्त्र और समाज दोनों का रिलेशन पता लग रहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है दुर्खीम की, यानी कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधानों के बारे में ये हमें बताता है, इसलिए दुर्खीम की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों के बारे में हमें बताता है। एक ऐसा विज्ञान है जो सामूहिक प्रतिनिधानों के बारे में बताता है। यानी कि समाजशास्त्र समाज में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है और यही एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों के अमूर्त होने के बारे में बताता है। यानी कि सामाजिक संबंध जो हैं वो अमूर्त होते हैं, समाज परिवर्तनशील होते हैं। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में अब हम बात करेंगे। समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो है वो 19वीं शताब्दी में हुई। फ्रांस के एक विचारक थे, फ्रांस से संबंधित एक विचारक हुआ करते थे, ऑगस्ट काम्टे। उनको समाजशास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र को नाम दिया सामाजिक भौतिकी। सबसे पहले नाम क्या दिया गया समाजशास्त्र को? सामाजिक भौतिकी। कब? 1838 में, 1838 में। ठीक है, इसका नाम समाजशास्त्र
पढ़ा। सामाजिक भौतिकी से इसका नाम समाजशास्त्र कब पड़ा? 1838 में। 1838 में होने वाली घटना ये थी कि सामाजिक भौतिकी से इसका नाम समाजशास्त्र पड़ा। समाजशास्त्र की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई। फ्रांस के विचारक हुआ करते थे ऑगस्ट कॉम्टे, उनको समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने इसको सामाजिक भौतिकी नाम दिया था, लेकिन 1838 में इसका नाम जो था वो समाजशास्त्र पड़ गया। इस प्रकार ऑगस्ट कॉम्टे को हम समाजशास्त्र का जनक कह सकते हैं। समाजशास्त्र का जनक किसको माना जाता है? ऑगस्ट कॉम्टे को। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। फ्रांस के विचारक ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। समाजशास्त्र से पहले इसका नाम था सामाजिक भौतिकी। 1838 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया समाजशास्त्र। इस प्रकार ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। जबकि समाजशास्त्र को एक विषय के तौर पे विकसित करने का श्रेय दुर्खीम, स्पेंसर, एमिल दुर्खीम, स्पेंसर और मैक्स वेबर को जाता है। मतलब एक विषय के तौर पर अगर इस समाजशास्त्र को किसी ने विकसित किया है तो वो कौन कौन थे? एमिल दुर्खीम, स्पेंसर और आपका नेक्स्ट है मैक्स वेबर। भारत में समाजशास्त्र विभाग की शुरुआत कब हुई? 1919 में। 1919 में भारत में समाजशास्त्र विभाग की शुरुआत हुई। कहाँ पर हुई ये? मुंबई विश्वविद्यालय में। मुंबई विश्वविद्यालय में। समाजशास्त्र की प्रकृति की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट है, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक। प्राकृतिक विज्ञान में सब कुछ लैब में होता है। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में पाया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। एक पत्थर का अध्ययन कर सकते हैं, उसकी आयु कितनी है, पेड़ों की आयु का पता लगा सकते हैं। मतलब इस तरह से हर एक चीज़ का पता लगा सकते हैं क्योंकि वो प्राकृतिक है। लेकिन समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, यानी कि समाज का विज्ञान है, जो सामाजिक संबंधों का, व्यक्ति का व्यक्ति से, व्यक्ति का समाज से, व्यक्ति का परिवार से, परिवार का स्कूल से, कॉलेज से और अन्य संस्थाओं से किस प्रकार का संबंध है, वो सब कुछ समाजशास्त्र के अंदर अध्ययन किया जाता है। एक स्कूल किस तरह से बच्चे को प्रभावित करता है, एक कॉलेज किस तरह से बच्चे को प्रभावित करता है, पड़ोस किस तरह के प्रभाव बच्चे पर डालता है, किस तरह की आदतें वहाँ पर उसकी निर्मित होती हैं, ये सब कुछ समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। परिवार कितने प्रकार के पाए जाते हैं, किस तरह से ये कार्य करते हैं, बदलते टाइम के साथ किस प्रकार से परिवारों में परिवर्तन हो रहा है, इस तरह से ये एक समाज का विज्ञान है। यानी कि समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करता है। यानी कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक। प्राकृतिक विज्ञान में क्या होता है? पहाड़ों का अध्ययन करना, पेड़ों का अध्ययन करना, जैव विविधता का अध्ययन करना, वो सारा प्राकृतिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त। समाजशास्त्र अमूर्त है, यानी कि सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध जिनका कोई रूप नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता, उनको हम देख नहीं सकते, ठीक है, ना कि मूर्त। हम मूर्ति रूप नहीं दे सकते इसको कोई भी, क्योंकि सामाजिक संबंध, परंपराएं, रीतियां, कार्य प्रणालियां, ये कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए समाजशास्त्र जो है वो अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त। देखो पहला था समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक, ठीक है। मतलब सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, व्यक्ति का व्यक्ति से, व्यक्ति का परिवार से, परिवार का अन्य संस्थाओं से। इस प्रकार से अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, ये समाज का एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। यानी कि सामाजिक संबंध जो हमें दिखाई नहीं देते, जिनका अपना कोई रूप नहीं होता, हम उनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। इस तरह से समाजशास्त्र जो है वो अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त। मूर्ति रूप मतलब जिसको हम देख सके, छू सके, लेकिन संबंधों को तो ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। संबंध भी कई प्रकार के हो सकते हैं, प्यार का, घृणा का, नफरत का, ठीक है, ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान। सामान्य विज्ञान जिसका लैब में इतना ज़्यादा कार्य नहीं होता, वो एक ऐसा विज्ञान है जो लैब में हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करके नहीं बता सकते। ये एक सामान्य विज्ञान है।
मतलब समाज के संबंधों के जाल के बारे में लोगों से जान सकते हैं कि किस तरह का संबंध है, सामने वाली गली में किस तरह के लोग रहते हैं, उनकी नेचर किस तरह की, उनके आपस में संबंध किस प्रकार के हैं, किस तरह के परिवार रहते हैं, कौन सी जनजाति में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, किस प्रकार की परंपराएं और रस्में रीति रिवाज पाए जाते हैं। ये सब कुछ अध्ययन किस में किया जाता है? सामाजिक सामान्य विज्ञान में। विशेष विज्ञान क्या होता है? जिसमें हम कोई भी प्रयोग जो है वो प्रयोगशाला में करके दिखा सके, प्रयोग को हम कार्य रूप दे सके, वहाँ पर विशेष विज्ञान पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर समाजशास्त्र जो है वो एक सामान्य विज्ञान है, ना कि एक विशेष विज्ञान। इसको हम विशेष विज्ञान के अंतर्गत नहीं ले सकते, ठीक है। ये एक सामान्य विज्ञान है जिसके कुछ नियम होते हैं, प्रश्नावलियाँ लोगों से क्वेश्चन पूछ के या इंटरव्यूज़ के थ्रू उनके विचारों को जानकर समाज का जो है वो क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भारत में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में। मुंबई विश्वविद्यालय में 1919 में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और औपचारिक तरीके से इसको लागू किया गया। समाजशास्त्र को एक विषय के तौर पे औपचारिक तौर पे लागू किया गया 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता। समाजशास्त्र अध्ययन की आवश्यकता। अगर समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता की बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में प्रमुख तत्व यही है कि समाजशास्त्र जो है वो समाज में पाई जाने वाली बुराइयों का भी अध्ययन करता है, जो समाज में कमियां पाई जाती हैं उनका भी अध्ययन करता है। सभी संस्थाओं के साथ साथ सामाजिक संबंधों के साथ साथ समाज में पाई जाने वाली व्यापक कमजोरियां या हम कमियां कह सकते हैं, उनका भी अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। भारत जैसे देश में जहाँ पे भाषावाद, संप्रदायवाद, जातिवाद आदि समस्याएं पाई जाती हैं, वहाँ पर समाजशास्त्र का अध्ययन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। यानी कि संप्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद की समस्याओं के व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययन की आवश्यकता यहाँ पर पड़ी, ठीक है। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट हमारा यही बनता है कि अक्षेत्रवाद। जब अक्षेत्रवाद होता क्या है? जब अपने अक्षेत्र को ज़्यादा महत्व देते हुए कोई व्यक्ति दूसरे के अक्षेत्र को लीड करने की कोशिश करे या दूसरे के अक्षेत्र को कमज़ोर समझे, उसको अक्षेत्रवाद की भावना कहते हैं। मतलब अक्षेत्रवाद की भावना मतलब दूसरे अक्षेत्र का व्यक्ति आकर यहाँ पर ना रहे, उसको कोई सुविधाएं उपलब्ध ना हो, इस तरह की समस्याएं जो है वो भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारी संप्रदायवाद। संप्रदायवाद भी यही है कि जब अपने संप्रदाय को या धर्म को उच्च स्थान देते हुए दूसरे के धर्म को हीनता की नज़रों से देखा जाए तो उसको संप्रदायवाद कहा जाता है। सांप्रदायिक दंगे, संप्रदायवाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता यहाँ पर पड़ी। नेक्स्ट है हमारा जातिवाद। जातिवाद, भारत में अलग अलग प्रकार की जातियाँ पाई जाती है, इन्हीं जातियों के कारण एक दूसरे के मध्य भेदभाव भी होता रहा है। तो इस वजह से जातिवाद, अक्षेत्रवाद और संप्रदायवाद, भाषावाद जैसी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता पड़ी। इसी कारण से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र को एक विषय के तौर पर स्थापित किया। क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, इन समस्याओं के अध्ययन समाधान के लिए ही समाजशास्त्र का अध्ययन अधिक लोकप्रिय भारत में हुआ है। समाजशास्त्र में दो समाजों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। समाजशास्त्र में दो समाजों के रीति रिवाजों, कार्य प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। मातृत्वात्मक समाज, पितृत्वात्मक समाज, इनका भी तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। संयुक्त परिवार, एकल परिवार, इनका भी यहाँ पर अध्ययन किया जाता है तुलनात्मक तौर पे। समाजशास्त्र सामाजिक गतिशीलता के बारे में भी बताता है। सामाजिक गतिशीलता यानी कि समाज किस तरह से गतिशील है, लोग किस तरह से अपने रोजगार के लिए अलग अलग तरीके खोज गए हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। यानी कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक गतिशीलता के बारे में भी अध्ययन करता है, समाज में पाई जाने वाली विभिन्न गतिशीलताओं के बारे में बताता है। अब हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। विषय क्षेत्र, समाजशास्त्र के विषय का वर्णन करने के लिए दो अलग अलग विचारधाराओं
से संबंध रखते हुए समाजशास्त्र में अपने विचार प्रस्तुत किए। मीन्स समाजशास्त्र में विषय का वर्णन करने के लिए दो अलग अलग विचारधाराएं पाई जाती है। पहली है स्वरूपात्मक विचारधारा, दूसरी है संश्लेषणात्मक विचारधारा। इस एक विचारधारा के समर्थकों ने समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में स्वीकार किया, तो दूसरी विचारधारा के लोगों ने इसके बारे में इसको एक सामान्य विज्ञान के तौर पर प्रस्तुत किया। यानी कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में दो प्रकार की विचारधाराएं पाई जाती हैं। पहली है स्वरूपात्मक विचारधारा, दूसरी है संश्लेषणात्मक विचारधारा। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो समाजशास्त्र को विषय के तौर पे वर्णन करते हुए दो विचारधाराएं सामने आई। दो विचारधाराओं का यहाँ पर वर्णन पाया जाता है। पहली विचारधारा है स्वरूपात्मक विचारधारा, दूसरी है संश्लेषणात्मक विचारधारा। ठीक है, मतलब स्वरूपात्मक विचारधारा यानी कि फॉर्मुलिस्टिक स्कूल और संश्लेषणात्मक विचारधारा यानी कि सिंथेटिक स्कूल। ठीक है, मतलब समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के समर्थकों ने मतलब एक विचारधारा के समर्थक समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान मानते हैं, तो दूसरी विचारधारा के समर्थक जो है इसको एक सामान्य विज्ञान के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। यानी कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र का अध्ययन करते हुए दो अलग अलग विचारधाराएं सामने आई। पहली है स्वरूपात्मक विचारधारा, दूसरी है संश्लेषणात्मक विचारधारा। स्वरूपात्मक विचारधारा और संश्लेषणात्मक विचारधारा को हम डिफरेंस के वे से अगर अध्ययन करें तो ये आसान थोड़ा सा इजी लगता है। जैसे स्वरूपात्मक विचारधारा के समर्थक जो थे वो कौन कौन थे? जॉर्ज सिमेल, टॉनीस, रिचर्ड वॉन विजे, विरकांत, मैक्स वेबर। यानी कि स्वरूपात्मक समर्थक कौन कौन थे? जॉर्ज सिमेल, टॉनीस, रिचर्ड वॉन विजे, विरकांत, मैक्स वेबर। ठीक है, संश्लेषणात्मक विचारधारा के समर्थक कौन कौन थे? सैरोकिन, हॉबहाउस, दुर्खीम। सैरोकिन, हॉबहाउस, दुर्खीम। यानी कि स्वरूपात्मक विचारधारा के समर्थकों की बात की जाए तो इसमें थे जॉर्ज सिमेल, टॉनीस, रिचर्ड वॉन विजे, विरकांत, मैक्स वेबर। और संश्लेषणात्मक विचारधारा की अगर बात करें तो सैरोकिन, हॉबहाउस, दुर्खीम। ये राइटर जो थे वो अलग अलग समर्थक थे। ठीक है, स्वरूपात्मक विचारधारा के समर्थक जॉर्ज सिमेल, टॉनीस, रिचर्ड वॉन विजे, विरकांत, मैक्स वेबर। संश्लेषणात्मक विचारधारा के समर्थक सैरोकिन, हॉबहाउस और दुर्खीम। आत्मक विचारधारा के समर्थक समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के अलग अलग स्वरूपों का अध्ययन करने वाले विशेष विज्ञान के तौर पर मानते हैं। मतलब वो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन जो करता है, सामाजिक संबंधों का जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करता है वो एक विशेष विज्ञान के तौर पर करता है, एक विशेष विज्ञान कहलाता है। ठीक है, संश्लेषणात्मक विचारधारा के लोग कहते हैं कि सामाजिक अध्ययन का जो इस विचारधारा के समर्थक ये कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो एक साधारण विज्ञान है। ये समाज में पाए जाने वाले साधारण रूपों का अध्ययन करता है, परिवार का, स्कूल का, कॉलेज का, इस तरह से। ठीक है, स्वरूपात्मक विचारधारा के समर्थक इसको एक विशेष विज्ञान मानते हैं और ये क्या मानते हैं? सामान्य विज्ञान। ये मानते हैं इसको सामान्य विज्ञान। नेक्स्ट है स्वरूपात्मक विचारधारा के समर्थक जो हैं वो समाज का एक बंद तौर, मतलब उसको एक छोटा रूप में सामाजिक संबंधों के अध्ययन का वो कहते हैं कि ये केवल सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन नहीं करता बल्कि अन्य चीज़ों का भी अध्ययन करता है। स्वरूपात्मक विचारधारा के लोग जो हैं वो इसके स्वरूपों का अध्ययन को सीमित रखकर इसको एक विशेष विज्ञान मानते हैं। जबकि संश्लेषणात्मक विचारधारा के लोग हैं, जो संश्लेषणात्मक विचारधारा के राइटर्स हैं, वो क्या कहते हैं कि उनके अनुसार सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है वो विस्तृत यानी कि बड़ा और खुला है। मतलब बड़ा और खुला क्षेत्र है, इसमें मतलब काफ़ी लंबे चौड़े परिवारों का, काफ़ी लंबे चौड़े राजनीति का, संस्कृति का, मनोविज्ञान का, मानव विज्ञान का भी अध्ययन किया जाता है। वो ये मानते हैं कि जो समाजशास्त्र का अध्ययन है, जो समाजशास्त्र के अध्ययन के अंदर राजनीति का, संस्कृति का, मनोविज्ञान का, उसके अलावा
मानव विज्ञान, इनका विकास भी समाजशास्त्र से ही हुआ है। ठीक है, और ये कहते हैं कि सामाजिक संबंध, इसको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका स्वरूप जो है वो सीमित है, और इसको मतलब सीमित रखते हुए वो एक विशेष विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं, जबकि संश्लेषणात्मक विचारधारा के लोग जो है वो इसको सामाजिक जीवन के अलग अलग पक्षों के साथ जोड़कर देखते हैं, जिसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, मानव विज्ञान इत्यादि का भी विकास हुआ है। समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध देखो। अन्य सामाजिक विज्ञानों में अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, ये सब कुछ पाया जाता है। अगर हम समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की तुलना करें तो समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण बड़ा हो गया क्योंकि समाज के अंदर राजनीतिक, वैज्ञानिक सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति का सामाजिक अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिवादिता देखी जाती है। लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर केवल एक ही पहलू यानी कि अर्थव्यवस्था का ही अध्ययन किया जाता है, आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समाजशास्त्र का दृष्टिकोण व्यापक है, अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण है वो बहुत छोटा है, और यानी कि केवल अर्थव्यवस्था से ही संबंध है, आर्थिक क्रियाओं से ही संबंध है। इसकी प्रकृति समूहवादी है, यानी कि एक समूह से संबंधित है, समूह की क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसकी जो प्रकृति है वो व्यक्तिवादी है, व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का ये ज़्यादातर अध्ययन करता है। इसमें गुणात्मक और संख्यात्मक विधियों का यानी कि पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, गुणात्मक और संख्यात्मक पद्धतियों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र में आगमन और निगमन पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र में आगमन और निगमन दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो इसमें ये जो है समाजशास्त्र है वो केवल सामाजिक व्यवहार से संबंधित है, और इसमें जो नियम है वो केवल आर्थिक क्रियाओं तक सीमित हैं। इसमें ये सीमित नहीं है, ये सीमित है, ये आर्थिक क्रियाओं तक सीमित है और ये असामाजिक व्यवहार से संबंधित। नेक्स्ट है हमारा समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर। समाजशास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान है, समाज के बारे में बताता है। राजनीति शास्त्र है राज्य और राजनीतिक समाज का विज्ञान है, राज्य और राजनीतिक समाज का विज्ञान जो है वो राजनीति शास्त्र कहलाता है। ठीक है, इसमें सामाजिक नियंत्रण के सभी साधनों का यूज़ किया जाता है, सामाजिक नियंत्रण के सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल राज्य द्वारा स्वीकृत नियंत्रण के साधन है, केवल उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में विघटित और संगठित सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि विघटित जो टूट चुके हैं और संगठित जो इकट्ठे हैं, उन दोनों प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र में केवल समाज की संगठित इकट्ठी हुई अवस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है, जिन पर राजनीतिक जीवन की पहले से ही छाप होती है। यानी कि राजनीति शास्त्र में राज्य की घटनाओं, राज्य से संबंधित शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इनकी कार्यप्रणाली का अध्ययन राजनीति शास्त्र में किया जाता है। जबकि समाजशास्त्र जो है वो एक व्यापक दृष्टिकोण रखता है, इसमें सामाजिक नियंत्रण के सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है, और ये समाज का विज्ञान है, इसमें विघटित और संगठित सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र और इतिहास में अंतर। समाजशास्त्र जो है वो एक सामान्य विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। इतिहास एक विशेष विज्ञान है जो ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित है। ये एक विशेष विज्ञान है, ये एक सामान्य विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, ये ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करता है। इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, इसमें ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इतिहास के अंदर ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र में प्राचीन घटनाओं का इतना कोई लेना देना नहीं होता, प्राचीन घटनाओं का ये प्राचीन घटनाओं से अधिक संबंधित नहीं होता, लेकिन इतिहास में पूरी तरह से प्राचीन घटनाओं का ही वर्णन किया जाता है। इसमें समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है और फिर उनके लिए सुझाव दिए जाते हैं, लेकिन इसमें यथा तथ्यों का ही वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार के तथ्य मिल गए उन्हीं का वर्णन करना इतिहास के अंतर्गत आता है, यानी कि एक सामान्य विज्ञान है, ये एक विशेष विज्ञान है। ये सामाजिक संबंधों का अध्ययन
करता है, ये ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करता है, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बताता है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, इसमें ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ये प्राचीन घटनाओं से अधिक संबंधित नहीं है, यानी कि समाजशास्त्र जो है वो प्राचीन घटनाओं से अधिक संबंधित नहीं होता, जबकि इतिहास जो है वो प्राचीन घटनाओं से अधिक संबंधित होता है। इसमें समस्याओं का विश्लेषण और विश्लेषण किया जाता है और उनसे संबंधित सुझाव दिए जाते हैं। इसमें केवल यथा तथ्य ज्यों के त्यों तथ्यों का वर्णन होता है, को किसी भी प्रकार के सुझाव नहीं दिए जाते। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा करवाया गया चैप्टर समाजशास्त्र और समाज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।